MBG स्पीक्स के खसूसी शो के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त लाला मूसा में मौजूद हूँ। ज़िला गुजरात की तहसील खारियां का छोटा सा शहर लाला मूसा बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है। तो लाला मूसा के कई तारुफ होंगे, मगर मैं लाला मूसा को जावेद चोई साहब की जन्मभूमि के हवाले से जानता हूँ। जावेद चोई साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मारूफ कालम निगार हैं, हमारे दोस्त हैं। तो उन्होंने यहाँ रीड फाउंडेशन के ताउन से एक ज़बरदस्त तालीमी इदारा जो है वो बनाया हुआ है, उसे विज़िट करने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। तो चलिए आपको स्कूल भी दिखाते हैं, बच्चों से मिलवाते हैं जो रीड फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान हैं, हम उनसे बात करेंगे और जावेद चोई साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये कब और कैसे लिया गया। चोई साहब, ये जिस जगह हम खड़े हैं ये आपकी जाए पैदाइश है, आपका गांव है। एक तो ये बताएं, जब आप यहाँ पढ़ रहे थे उस वक्त यहाँ के हालात कैसे थे, अब कैसे हैं? दूसरा, ये स्कूल बनाने का आइडिया जो है ये कैसे आया? देखिए गौरी भाई, जब मैं बचपन में था ना तो इस पूरे इलाके के अंदर स्कूल नहीं था और यहाँ पे बल्कि एक स्कूल था, टाली के नीचे स्कूल था और उसकी इमारत नहीं होती थी, सिर्फ एक टीचर था जो यहाँ पे आता था और वो भी पढ़ाने के लिए नहीं आता था, वो सिर्फ हुक्का पीने के लिए आता था। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारा डेरा होता था, सामने ये कच्ची सड़क होती थी, उस सड़क नहीं होती थी, यहाँ पे सिर्फ साइकिलों पे लोग आते और जाते थे। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो दादा थे ना, वो किसी को गुजर नहीं देते थे सड़क पे। यानी किसी ने अगर सड़क के ऊपर गुजरना है तो पहले उनसे परमिशन लेनी है कि मैं सड़क के ऊपर से गुजर सकता हूँ या नहीं गुजर सकता। तो टीचर जो था उसको ये कहा, उसको ये हुक्म था कि तुमने इस जगह पे आके ना साइकिल से उतरना है और साइकिल को हाथ से में पकड़ के पैदल तुमने आगे निकलना है, उससे आगे नहीं निकलना। और जब तुमने जाना है गाँव और वहाँ पे तुमने घूमना फिरना है, लस्सी पीनी है, रोटी खानी है और पढ़ाना किसी को नहीं तुमने और वापसी पे तुमने यहाँ पे हुक्का पी के वापस चले जाना है। लेकिन आपको तो उसी टीचर ने पढ़ाया? मुझे उसने शुरू में अलफ बे उसने बताया। अच्छा। तो वो मेरी वालदा जो थी ना, मुझे पकड़ के उसके पास छोड़ आई कि नहीं तुमने इसको पढ़ाना है, इसको जाल नहीं रहने देना। तो उसने बेचारे ने ना ज़मीन के ऊपर एक टाली की लेके ना छड़ी, तो उसने मुझे अलफ लिखना बताया, फिर बे लिखना सिखाया। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से मूव कर गए और शहर चले गए, खारियाँ चले गए, वहाँ पे कंटोनमेंट के उस बन रहा था, वहाँ पे रहे, फिर लाला मूसा। और फॉर्चुनेटली जहाँ जहाँ मूव करते रहे वहाँ स्कूल सामने होता था, तो मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, तो उससे फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो वो मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में पहुँच के कि एक इनिशिएटिव से कि एक बच्चे के स्कूल जाने से पूरी नस्ल चेंज होगी, क्योंकि हमारे ज़हन में तो कोई तसव्वुर ही नहीं था कि हम में से किसी ने पढ़ना भी है या कोई किताब के साथ भी हमारा कोई ताल्लुक़ हो सकता है या कलम के साथ भी कोई ताल्लुक़ हो सकता है। दूसरा, मेरे वालिद साहब को ना एक वो अनपढ़ आदमी थे, लेकिन उन्हें किताबें और कलम और कापियाँ जमा करने का बहुत शौक़ था। यानी जब वो उनका इंतकाल हुआ ना, उस वक्त भी उनके जो जेब थी उसमें 4-5 पेन लगे हुए थे। तो बचपन में बल्कि कोई पेन मेरा ख़त्म हो जाता था, ख़राब हो जाता था, तो वो लेके अपनी जेब में लगा लेते थे, उसको लगा के फिरते रहते थे। तो फिर जब उनका वसाल हुआ तो फिर उनकी वसीयत हमने खोली, तो उन्होंने कहा कि बस मुझे मेरा दफन जो है ना मेरे गांव में करना है। तो फिर हम उनको यहाँ लेके आए और फिर उनकी तदफीन इसी कब्रिस्तान में हुई, जो हमारा फैमिली का कब्रिस्तान है। वहाँ पे हमारी फैमिली की बहुत कब्रें हैं और वहीं पे फिर जब देखा तो बाकी सारी ज़मीनें वो तकसीम कर गए थे, कोई उन्होंने किसी को दे दी, कभी कोई किसी को दे दी। घर उन्होंने अपने, जो हमारा घर था यहाँ पे अपाई, वो अपने उन्होंने कज़न को दे दिया, उनके बच्चों को दे दिया। तो उसके बाद फिर 17 कनाल जगह वो छोड़ गए थे इस जगह पे, जो पुराना हमारा डेरा था वो। तो फिर मैंने सोचा कि एक स्कूल की वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आई है, तो मैं अगर कोई तोहफ़ा दे सकता हूँ इस पूरे रीजन को तो स्कूल का है। तो फिर हमने ये ज़मीन लेके तो इसके ऊपर ये स्कूल बनाया। अब देखें ये प्राइमरी स्कूल है और जो लड़कियों का है वो हाई स्कूल है, 6ठी की बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं, हमने विजिट किया। और जो यहाँ पे लड़कों का है वो सिर्फ प्राइमरी तक है। तो अब इसके बिल्कुल सामने जो दूसरी ज़मीन है उसको अब हम वहाँ पर हम हाई स्कूल बनाने लगे लड़कों का। तो अब लड़कों का हाई स्कूल होगा, लड़कियों का हाई स्कूल हो जाएगा और साथ साथ कोशिश करेंगे कि हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाए, तो कम से कम FSC या FA तक बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ सकें। और ये पूरा जो इलाका है इसके अंदर ये हाई स्कूल है इस वक्त, जो इस लेवल का है, कोई और स्कूल नहीं है।
रीड फाउंडेशन के जीएम राजा मोहम्मद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे रीड फाउंडेशन की एक्टिविटीज़ के हवाले से जानते हैं। राजा साहब, हमें बताइए कि एक तो ये जो रीड फाउंडेशन है, इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ, मुख्तसरन अगर बता दें, और दूसरा इसकी एक्टिविटीज़ के हवाले से एजुकेशन सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। हमने इस काम का आगाज़ 1994 में किया था। बड़े स्मॉल स्केल से एक कमरे और 25 बच्चों और एक उस्ताद से इसका आगाज़ किया था। इस वक्त हमारे अक्रॉस दी पाकिस्तान 400 तालीमी इदारे हैं, 120 हमारे लिटरेसी सेंटर हैं और 59 हमारे पास गवर्नमेंट के इदारे हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे 120 लिटरेसी सेंटर हैं, ये उन इलाकों में जैसे थरपारकर और द्यामर, जहाँ पे बच्चियों के लिए एजुकेशन की एक्सेस पॉसिबल नहीं है, वहाँ हमने उसको पॉसिबल बनाया है। बिल्कुल सही। तो हमारे स्कूल मॉडल ये है हमारे कि हमारे स्कूल्स में 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक जो फीस पे करने वाले होते हैं, दूसरे जो नीडी होते हैं, तीसरे जो ऑर्फन होते हैं। सही। तो हमारे पास 13,500 यतीम बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो ये यतीम बच्चों की बरकत की वजह से हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे पहुंच गया है कि हमारे पाकिस्तान में आपका एजुकेशन के फील्ड में हम तकरीबन पहले या दूसरे नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। बल्कि आज़ाद कश्मीर में तो गालिबन पहले नंबर पे। जी, आज़ाद कश्मीर में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पहले नंबर पे हैं। उसमें अब हमारे काम का जो 75% जो प्रोपोर्शन है वो कश्मीर में है। लेकिन अब हमने पंजाब में, जैसे ये हमने यहाँ गुजरात में काम शुरू किया हुआ है, केपी में हम चारसदा में काम कर रहे हैं, सियालकोट में हमारा काम मौजूद है, फैसलाबाद में मौजूद है, कराची में हमारा काम मौजूद है, थरपारकर में हमने शुरू किया है। तो जीबी में हमारा काफ़ी 17-18 स्कूल्स हैं वहाँ पे, गिलगित बल्तिस्तान में, इंतहाई नॉर्थ में भी। तो अब ये है कि ये अब नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अच्छा शफीक साहब, ये बताइए कि कोई साहिब सरवत अफराद जो हैं, मुखय्यर हज़रात, अगर यतीम बच्चों की कफ़ालत करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? एक बच्चे की तालीम पे कितने अखराजात आते हैं और कितने यतीम बच्चों की कफ़ालत आप कर रहे हैं? जज़ाकल्लाह खैर बिलाल साहब, पाकिस्तान में इस वक्त 2,62,00,000 बच्चे तालीमी, आप कह सकते हैं कि तालीमी इदारों से बाहर हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने किताब की खुशबू, वर्क की खुशबू नहीं सूंघी। सही। और उनके हाथ में शायद कलम उन्होंने नहीं देखा। तो इस काम के अंदर ज़ाहिर है ये तने तना किसी इदारे का या कुछ लोगों का काम नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान के जो मुखय्यर हज़रात हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा काम बन सकता है जो उनकी ज़िंदगी का मकसद बन सकता है। सही। तो हमारे साथ शरीक होने के 2-3 तरीके हैं। मसलन एक तरीका ये है कि जैसे ये इदारा है, जावेद चौधरी साहब ने अपनी लैंड हमारे नाम कर दी। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसमें से वहाँ पे कोई तालीमी इदारा अपने किसी वालिद, बहन, भाई किसी के नाम बनाना चाहते हैं, या अपने किसी अबू अजदाद के नाम से बनाना चाहते हैं, या अपने किसी प्यारे के नाम से बनाना चाहते हैं, तो वो ज़मीन डोनेट कर सकते हैं। किसी के पास अगर कोई ज़ायदा ज़रूरत प्रॉपर्टी है वो हमें डोनेट कर सकता है। अगर उससे नीचे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। यतीम बच्चा तो हमारे पास हमारे तालीमी इदारे में पढ़ेगा, हम उस बच्चे को एक प्रोफाइल दे देंगे कि ये आपका बच्चा है, वो चाहे तो उस बच्चे से आके मिल सकता है। सही। तो वो 48,000 रुपये सालाना हमें दे दे। सही। ठीक है जी। और हम उस 4,000 रुपये माहाना भी दे सकता है। 48,000 रुपये सालाना दे दे, हम उस बच्चे की एजुकेशन फ्राम हेड टू टो, यूनिफॉर्म, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग उसको प्रोवाइड करेंगे। सही। उसकी तालीम की पूरी मॉनिटरिंग और निगरानी भी करेंगे। सही। और एंड ऑफ द ईयर हम उसको उस बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी भिजवाएंगे। तो यूँ ये सिलसिला हमारे पास साथ आगे बढ़ता है। 14,000 यतीम बच्चे हमारे पास हैं जिनके ऊपर हम 1.25 अरब रुपये खर्च करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो मुखय्यर हज़रात हैं वो कई लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं। और ये सिलसिला उन्हीं की वजह से चल रहा है। तो जो भी शरीक होना चाहे मोस्ट वेलकम। हमारे नंबर्स और सारी डिटेल आपकी इस वीडियो में आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो हमारे साथ शरीक होना चाहे मोस्ट वेलकम। यानी एक तरीका ये है कि ज़मीन डोनेट कर दें, जैसा जावेद चौधरी साहब ने की। दूसरा ये कि चौधरी अब्दुल गफूर साहब जिन्होंने ये बिल्डिंग बना के दी, वो बिल्डिंग बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, या जनरली जो जितना कर सकता है। जी, बिल्कुल ये चौधरी अब्दुल गफूर साहब ने ना, जैसे ये कनाडा में होते हैं जी, और जावेद चौधरी साहब ने ये ज़मीन डोनेट की और चौधरी अब्दुल गफूर साहब ने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना के दे दी। सही। तो हमारा मॉडल यही है कि कोई एक ज़मीन डोनेट करता है कि किसी दूसरे के हक़ में अल्लाह ताला लिख लेता है, वो बिल्डिंग बना देता है। ये उन्होंने अपनी अहलिया के नाम बिल्डिंग बनाई है। सही। एक कैंपस चौधरी अब्दुल गफूर साहब ने और बनाया जो उन्होंने अपने वालिदैन के नाम बनाया हुआ है। तो इस तरह के हमारे साथ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम को एक मिशन के तौर पर ले रहे हैं। और हम समझते हैं कि अपने हिस्से का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर लें और जब इस दुनिया से जाएँ तो थोड़ी सी बेहतरी पैदा करके चले जाएँ। जिस तरह मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, आई हैव अ ड्रीम, तो मेरा भी ख्वाब है कि मैं अपने गांव में
इसी तरह का एक स्कूल बनाऊं। और आज जब मैंने इस स्कूल को विज़िट किया तो उसके बाद ये जो ख्वाब है उसके तकमील की ख्वाहिश मज़ीद पुख्ता हो गई। इस हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो है, जैसे आपने गुफ्तगू सुनी रीड फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान की, तलबा के ख़यालात से आपने आगाही हासिल की, जावेद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, तो मालूम हुआ कि रीड फाउंडेशन जो है वो बहुत इनकलाबी काम कर रही है। 400 से ज़ायद जो तालीमी इदारे हैं वो रीड फाउंडेशन चला रही है। लिटरेसी सेंटर्स जो हैं वो इसके अलावा हैं। तो अगर आप इस कार खैर में शामिल होना चाहते हैं, अपने हिस्से की शम्मा जलाना चाहते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर आप डोनेट कीजिए, अपने अतियात दीजिए। स्क्रीन पर जो है वो रीड फाउंडेशन का राब्ता नंबर भी दिया जा रहा है, अकाउंट नंबर भी शेयर किया जा रहा है। तो इस कार खैर में अपना हिस्सा मिलाएँ। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।